नारियों के बारे में तो वो महापुरुष इससे भी आगे निकल गए। कहते हैं भ्राता पिता पुत्र उर्गारी और पुरुष मनोहर निर्घत नारी। मतलब कि एक वेदना हमारे अंदर इन लाइनों को सुन करके एक वेदना है कि आखिर क्या बात है जो है कि वो हमारे घर की महिलाओं के बारे में, हमारे देश की नारियों के बारे में, चाहे वो कोई भी हो। भाई कल्पना चावला रही हुई हैं, प्रियांशी जी बैठी हुई हैं, और भी तमाम महिलाएं हैं। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया भी महिला ही हैं, इंदिरा गांधी भी महिला ही रही हैं। क्या उनके बारे में ये लाइनें शोभा देती हैं? जिनको लगता है कि शोभा देती हैं वो भाई वो इसको पढ़ते भी हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आजकल तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसको देखते हुए लगता है कि जो पहले लिखा गया है वो सत्य लिखा गया है। लेकिन मुझे ये अंदर से पीड़ा हुई कि शूद्र समाज के लिए आखिर वो समाज क्या है जिसके लिए इन लोगों ने ये सब बातें लिखी। और क्या आगे जो है बात कहूं, जब मुझे इन लाइनों को पढ़ने के बाद मुझे दुख हुआ तो 29 जनवरी 2023 को मैंने इन पंक्तियों का एक फोटो स्टेट कराया और हमारे साथ करीब 5 साथी थे और 100-150 लोग और थे जो है इन पंक्तियों को जलाया। और उसके बाद हमें रात को 12 बजे उठाया गया और 1 साल डिटेंशन पीरियड 8 फरवरी को NSA लगा करके 1 साल तक के लिए रखा गया। मैं बाहर आया, हमसे लोगों ने पूछा कि आप क्या आपका मनोबल टूटा है कि बढ़ा है? लेकिन जब मैं अंदर रहा और जब मैंने इस चीज को महसूस किया कि वहां पर भी जो हम 1585 की बात करते हैं वहां हम 1585 नहीं है, वहां पर 90-10 है। लेकिन अगर वो 90-10 है, अगर वहां पर ये गिनती है 90-10 की, तो इस देश में ये गिनती क्यों नहीं है? एक बात मैं और भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो 1 साल का जो मुकदमा रहा है, इस सबका वहन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वो वहन किया था। उनका खुद का वकील था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, वहां का भी जो भी खर्चा आया, एक एक पैसे का कर्ज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाया। मैं बात कर रहा था कि जब जेल में गिनती है 90-10 की, तो बाहर वो गिनती क्यों नहीं है? ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। ये 2024 है और आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति के जीवन में 34 साल बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। उन 34 साल में व्यक्ति नौकरी पाता है और रिटायर हो जाता है। तो अगर 1990 में 7 अगस्त 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, एक सिफारिश लागू हुई थी कि ओबीसी को सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर में 27% आरक्षण दिया जाए। तो क्या आज 34 साल बाद इस बात का आकलन करने का समय है कि क्या ईमानदारी से वो 27% का आरक्षण इस देश में लागू हुआ कि नहीं हुआ? यदि आपको लगता है कि लागू हुआ तो बात आगे जो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर लगता है कि लागू नहीं हुआ तो इस बात पर चर्चा करने की बात है और इस बात का सही आकलन करने का यह सबसे महत्वपूर्ण साल है और उसका सही हथियार जातिगत जनगणना है।
जातिगत जनगणना की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जातिगत जनगणना की बात उठी है। आपको याद होगा कि 2010 में जब यूपीए 2 की सरकार जो चल रही थी, तो उस समय शीतकालीन सत्र में तत्कालीन सांसद स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, इन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप इसको जो देख सकते हैं। और 2018 में हमारे गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जब 2021 में जातिगत जनगणना होगी तो उसमें ओबीसी की भी गिनती की जाएगी, लेकिन शायद हुई, वो आंकड़े अभी तक आए नहीं। लेकिन जब बिहार की बात आती है कि बिहार के जब जातिगत जनगणना हुई और उसमें जब श्रेय लेने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सबसे आगे थे, कहते कि बिहार की जातिगत जनगणना का श्रेय हमें देना चाहिए। लेकिन जब बाहर जो देश में जातिगत जनगणना की आती है तो वो कहते हैं कि इससे देश टूट जाएगा, ये काम जो बिल्कुल मत करना। अगर इस समय जो है देश टूट रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2010 में आप लोग देश टूटने का लेक्चर दे रहे थे? और बिहार की जातिगत जनगणना में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 63% ओबीसी है, लेकिन इंटरेस्ट वो नहीं है कि 63% ओबीसी है कि नहीं है। 63% तो ओबीसी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो चुनाव के सर्वे होते हैं तमाम जो सरकार की एक बुक है पॉलिटिकल सर्वे पीपुल ऑफ इंडिया, उसमें ये सर्वे है सब कुछ जो है। लेकिन उस सर्वे में जो एक बात सामने आई कि पोस्ट ग्रेजुएट्स ओबीसी के कितने हैं, ओबीसी और दलित के पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं। अगर एक समाज में 10,000 लोगों को शामिल कर लिया जाए तो किस जात के या किस समाज के पोस्ट ग्रेजुएट हैं? शायद आप जो लोग सोच रहे होंगे वो नहीं है। 10,000 में 1,080 पोस्ट ग्रेजुएट कायस्थ समाज से हैं। आप लोग सोच रहे हो कि और कोई होगा, लेकिन वो नहीं है। वो केवल 4.5 से 5% है, और ओबीसी 1% है। और एक जात आती है मुसहर, 10,000 में केवल एक। ऐसे अगर देखेंगे कि जो है कि कितने परसेंट है, एक जगह 10% है, एक जगह 1% है, और एक जगह 10.001% है। तो कोई बात जो समझ में नहीं आएगी। बात आप इसको थोड़ा उल्टा जो देखिए, एक जगह 1 है और एक जगह 1,080 है। ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में। हम इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। और लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से क्या हो जाएगा। जनरल लोग कहते हैं कि भाई हमारी क्यों कराओ, हमें तो आरक्षण जो मिलता नहीं है। लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलता है तो आप लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? आखिर कोई बात तो है ना कि आप अगर उसका विरोध करते हैं तो कोई बात तो होगी कि इस देश में जातिगत जनगणना से क्या मिलने वाला है। इस देश में जातिगत जनगणना से मिलने वाला क्या है, ये तो पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपने तो देख लिया। दूसरा, जो जातीय असमानता फैली हुई है उसको दूर करने में मदद मिलेगी। जो सरकार की नीतियां जो बनती हैं उसको दूर करने में, मतलब कि हमारे पक्ष में क्या नीतियां हैं क्या नहीं है, इसको समझने में मदद मिलेगी। लेकिन वो चाहते नहीं कि जातिगत जनगणना हो। क्यों नहीं चाहते हैं? मैं चूंकि डॉक्टर हूं, एक डेंटिस्ट हूं, थोड़ा डॉक्टरी लैंग्वेज में बताऊंगा, आप लोग समझेंगे भी। एक एक्सरे होता है और एक एमआरआई होता है, तो एमआरआई में हर चीज को खुल के सामने आ जाती है। वैसे ही जातिगत जनगणना एक्सरे नहीं है, ये एमआरआई है, और इसमें सब कुछ खुल के सामने आएगा। और बहुत पुराना एक गाना है, आप सब लोग जानते होंगे कि पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दिस इज कॉल्ड
कास्ट सेंसस कि एक विशेषाधिकार वर्ग का विशेषाधिकार कौन लेकर के बैठा हुआ है, उसके ऊपर से पर्दा उठाना ही क्रांतिकारी का कदम है और इसी को कास्ट सेंसस कहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये इस बात को समझते हैं और इस बात को आगे भी, मेरा क्या है, मैं आज यहां से कह करके चला जाऊंगा, आप लोग सुने और आप लोग भी चले जाएंगे, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप लोग समझदार आदमी, आप लोग हमारी बात को जो समझे हैं, जो सुने हैं, उसको ट्रांसफर करिए। इस हाल के अंदर तक इस बात को रहने मत दीजिए, क्योंकि अगर इसके हाल के अंदर तक ये बात अगर रह गई तो आगे फिर क्या है? बस जाते जाते एक शेर है, मैं वो कहना चाहूंगा, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुमसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं जिंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर, बस मेरा अगला कदम पिछले से। बिल्कुल।